हेलो हेलो, माइक चेक। आवाज़ आ रहा है बरोबर? यस सर। ओके। गुड मॉर्निंग सबको। अगर जो लोग लेक्चर मॉर्निंग को देख रहे हैं और जो लोग इवनिंग को देख रहे हैं वो लोग के लिए गुड इवनिंग। तो स्टार्ट करते हैं। आज अपन एक एएस करेंगे, उसका नाम है AS3 कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनाते हैं उसके ऊपर एएस है। वैसा इसके ऊपर टॉपिक है अकाउंट्स 1 के अंदर। अकाउंट्स है ना, ग्रुप 1 के अंदर जो अकाउंट्स है उसके अंदर एक टॉपिक है कैश फ्लो। एकदम डिटेल में समझाया हूँ। कैश फ्लो दो तरीके से होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ, डायरेक्ट मेथड के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ 11 क्वेश्चन, बाद में बाकी इनडायरेक्ट के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व किया हूँ। एक्चुअली वहाँ हो जाएगा, ये तो बस ऐसी एक्स्ट्रा टाइम पास के लिए। तो जिसने कैश फ्लो पढ़ा है ना उसको एकदम ईजी लगेगा। यहाँ पे कुछ है ही नहीं फिर एकदम। और जो डायरेक्ट कैश फ्लो पढ़ेगा AS3 तो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो रिक्वेस्ट यही करूँगा, ये वाला एएस पढ़ना है ना तो पहले कैश फ्लो का चैप्टर पढ़ लो अच्छे से। आपको ये वाला एएस समझना हो गया, 100% हो गया फिर, क्योंकि वो ही करने वाले हैं फिर से। ठीक है, तो एक समझना, जो कैश फ्लो चैप्टर है वो तो एग्ज़ाम में आता है, 10-10 मार्क के लिए आएगा, 8 से 10 मार्क के लिए आएगा। कभी कभी एएस में आता है कैश फ्लो छोटा सा, तो फिर कैसे क्वेश्चन आएगा बताते हैं। तो आओ, छोटे मोटे क्वेश्चन आते, ज़्यादा कुछ इतना हार्ड नहीं आते, समझ गया तो बहुत मज़ा आएगा। तो सुनो, हम स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो क्वेश्चन। तो जो कैश फ्लो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है बेटा जी। कैश फ्लो सुने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा होता है कैश फ्लो। जिससे हमें क्या पता चलता है, एकदम सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, कैश फ्लो से हमें क्या पता चलता है कि बिजनेस में कहाँ कहाँ से पैसा आया और किधर किधर हमने पैसा इस्तेमाल किया। पैसा तो सबको समझता है, तो कैश फ्लो में मेन वही मिलता है। तो मेन जो कैश फ्लो है उसमें 3 एक्टिविटी से बांटते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। मतलब पैसा 3 जगह से आ सकता है या 3 जगह लग सकता है। तो सर ये ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग क्या है, फाइनेंशियल क्या है, ज़रा समझो। ही देखो, पहले समझ लो फिर हम अंदर टॉपिक में जाएंगे। हमारा बैलेंस शीट होता है। बैलेंस शीट आप देखियो, यहाँ होता है फिक्स्ड असेट साइड में, यहाँ होता है फिक्स असेट्स। उसके नीचे और फिक्स एसेट्स बहुत सारे होते हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, लाइसेंस। हाँ, बहुत सारे फिक्स एसेट्स होंगे। कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे, पैसा रखे रखे बढ़ता नहीं है, तो फिक्स एसेट्स से इन्वेस्टमेंट है। और कुछ पैसा हमारा करंट असेट्स के अंदर ब्लॉक है, जैसे कि स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक बिल से रिसीवल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, है ना, करंट असेट में। लाइबिलिटी साइड में हमने पैसा रेज किया, कंपनी का बात कर रहे हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी वाले कैश फ्लो बनाते हैं। तो शेयर इशू किया रहेगा तो शेयर कैपिटल रहता है, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ रिजर्व में पैसा होता है। थोड़ा नीचे होगा तो लोन वगैरह लिया रहेगा, क्योंकि एक लिमिट होता है ना, शेयर हम लिमिट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं पब्लिक से, इसीलिए हम इसका रिस्ट्रिक्शन है। तो कंपनी को और पैसा चाहिए तो बैंक से लोन लेते हैं, डिबेंचर इशू करते हैं, उसको बोलते हैं बोरोड फंड या लोन फंड। कुछ छोटा मोटा लाइबिलिटी अराइज होता है जब हम बिजनेस करते हैं, तो क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, करंट लाइबिलिटी। अब यहीं से पैसा आने वाला है पूरा का पूरा। तो हमें क्या करना है, आप 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक बनाते थे ना, रिसिप्ट्स और पेमेंट, वही है, सेम वही है, बस उसको ग्रुप बनाते हैं, उसको 3 ग्रुप बनाते हैं। वहाँ क्या लिखते थे, रिसिप्ट आएगा तो डेबिट में लिखते हैं, पेमेंट जाएगा तो क्रेडिट में लिखते हैं। इधर डेबिट क्रेडिट नहीं है, लेकिन जितना भी रिसिप्ट पेमेंट है उसको 3 ग्रुप में बांटेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। पहला पूरा थ्योरी कर लेते, स्टडी मैट क्वेश्चन कर लेते, बाद में पास्ट क्वेश्चन करेंगे एग्जाम का। आपको बता दूंगा कैसा क्वेश्चन आता है, तो डरने की कोई जरूरत नहीं, ईजी आता है। तो सबसे पहला बेटा जी, जो कंपनी के हमारे फाइनेंसर है, जैसे अपना घर चलाते हैं मम्मी डैडी, वो हमारे फाइनेंसर है, तो वैसी कंपनी का फाइनेंसर, कंपनी का मम्मी डैडी कौन है, ये उनके मम्मी डैडी, ये उनके फाइनेंसर है। शेयर कैपिटल और बोरोड फंड। कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, शेयर इशू करने से आता है, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से आता है, डिबेंचर इशू करने से आता है, बैंक से लोन लिया वहाँ से पैसा आता है। और कहाँ पैसा जाता है, इसके अंदर भी पैसा जाता है क्या, जरूर जाता है बेटा जी। जिससे पैसा लिया उसको वापस भी तो करना पड़ेगा, रिडम्पशन बोलते हैं। डिबेंचर का पैसा वापस करेंगे तो बोलेंगे रिडम्पशन और डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर का पैसा वापस करेंगे तो बोलेंगे रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स, है ना। और ये जो इनसे पैसा लिए, ये लोग ने ऐसी पैसा दे दिया आपको, उसके बदले आप उनको कुछ ब्याज देते हो, डिविडेंड देते हो, जैसे इक्विटी शेयर के ऊपर देते हो डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर पे देते हो डिविडेंड,
डिबेंचर को देते हो इंटरेस्ट, तो ये कौन सा एक्टिविटी है, इसको मानेंगे फाइनेंशियल एक्टिविटी। FA मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी किसको बोलते हैं, ये हमारे फाइनेंसर है, फाइनेंसर है, पैसा हमको यही देते हैं। तो हम आपको एकदम सिंपल बता रहे, फिर अंदर थ्योरी पढ़ते स्पीड में। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या आता है, शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर्स, है ना, शेयर्स, डिबेंचर, जिनसे आप पैसा लिए हो और जिनको आप पैसा वापस करने वाले हो, और इससे संबंधित जो भी आप इनका रिटर्न देते हो। रिटर्न मतलब ये लोग से पैसा लिए तो कुछ तो इनको दोगे ना, वो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में लेने का मतलब। अगर यहाँ से पैसा आएगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना। अगर इस सेक्टर में ये जो फाइनेंशियल शेयर होल्डर बोरोड फंड में पैसा जा रहा है, तभी भी आप फाइनेंशियल एक्टिविटी ही बोलना है। पैसा कब जाता है इस एक्टिविटी में, आपने डिबेंचर रिडीम कर दिया, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, फिर वो इक्विटी शेयर के ऊपर डिविडेंड पे किया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया, डिबेंचर को इंटरेस्ट पे किया, बैंक वाले से लोन लिया तो ब्याज दोगे, तो सब का सब कौन सा एक्टिविटी बोलोगे, फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलोगे। समझा? ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं, लाइन से लिस्ट देंगे आपको राशन पानी जैसा लंबा, और बोलेंगे पहचाने कौन सा एक्टिविटी में आएगा। तो समझा कैसा बोलना फाइनेंशियल एक्टिविटी, मतलब इसमें यहाँ से पैसा आएगा या यहाँ से पैसा जाएगा। एरो का मतलब समझा भैया जी, पैसा आ रहा है तो भी फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना, और इससे संबंधित अगर पैसा जाएगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना। पैसा जा रहा है फाइनेंशियल एक्टिविटी, पैसा आ रहा है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी, इसका संबंध होना चाहिए। थोड़ा ये साइड आता, पैसा आता है तो कंपनी क्या करती है, पार्टी मनाते हैं, नहीं, ये पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, बाकी बिजनेस में लगाते हैं। तो हम इन्वेस्ट कहाँ करते हैं, एसेट्स खरीदते हैं। तो एसेट्स खरीदोगे तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया तो बिजनेस से पैसा बाहर जाएगा। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसको पैसे का ज़रूरत था आपको, तो आपने इन्वेस्टमेंट बेच दिया तो पैसा आएगा। आपने जो एसेट परचेज किया था आपको अभी नहीं चाहिए, आपने इसको बेच दिया, नया एसेट्स खरीदना है तो पैसा आएगा। इसमें और कब पैसा आता है, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया उसके ऊपर ब्याज मिल रहा है, उसके ऊपर डिविडेंड मिल रहा है, तो भैया जी इसको कौन सा एक्टिविटी बोलोगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट की हो तुमने। तो ये हमारे फाइनेंशियल एक्टिविटी, ये हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, समझा, दो हो गए। और जो बचे हैं ये वाले करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी, ये है हमारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग मतलब बिजनेस हम इसी से करते हैं, स्टॉक, डेटर, बिल से रिसीवेबल, क्रेडिटर, इन्हीं सब बिजनेस करते हैं, तो इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोल रहे हैं। सर ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब जो तुम पूरा 12 महीना, साल में 12 महीना होते हैं, जो पूरा 12 महीने में आप करते हो उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अरे हम हर महीने करते, जैसा हम हर महीने गुड्स खरीदते हैं, बना के बेचते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, स्टाफ रखे हो, पगार देते हो, खर्चा है आपका। जैसा अपना घर में ऑपरेटिंग खर्चा क्या होगा बेटा, हर महीने राशन भरते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, लाइट बिल भरते हो, पानी बिल भरते हो, ऑपरेटिंग, जो आप हर महीने करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आपने नया कार खरीदा, बार बार तो नहीं खरीदोगे, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपने पैसा इन्वेस्ट कर दिया। घर में पैसे का सख्त जरूरत था, पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए था तो पैसा नहीं था, MBA करना था, 8 लाख रुपए चाहिए थे तो पापा ने लोन लिया। फाइनेंशियल एक्टिविटी, क्योंकि ये अभी पगार से नहीं आया, हमने लोन उठाया कहाँ से, फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो 3 एक्टिविटी में क्लासीफाई करेंगे हम लोग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। थोड़ा डिटेल में जाते हैं तो सुनो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। देखो ऊपर झूमर बना है, तो कैश फ्लो, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, ऑपरेटिंग से आता है, इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग को कैसा लिखेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आता है, ये फाइनेंशियल एक्टिविटी से आता है। अच्छी बात ये कि ऑपरेटिंग में भी 2 मेथड है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और मतलब ऑपरेटिंग 2 तरीके से आप कर सकते हो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट थोड़ा सा लेंथी है, डायरेक्ट बहुत ईजी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड से होता है, फाइनेंशियल भी डायरेक्ट मेथड से होता है। तो सर डायरेक्ट मेथड कैसे करेंगे, ये रहा आपके लिए। तो जो ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, उसको डायरेक्ट मेथड से हम कैसे बनाते हैं, देखो हम लोग लिखते हैं कैश फ्लो,
कैश फ्लो स्टेटमेंट साल का बनाते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2021 डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में क्या क्या लिखते हैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हाँ, लिखेंगे पैसा कहाँ से आता है। हम गुड्स बना के बेच रहे हैं, हम लोग ना कार मैन्युफैक्चरर है, तो गुड्स कार हमारे लिए गुड्स है, तो कैश रिसीव ऑन सेल ऑफ गुड्स पैसा आएगा। कैश रिसीव्ड ऑन ट्रेड रिसीवेबल बिल ड्रॉ किया था बिल ड्रॉ किया था हमने, जिनको गुड्स बेचा था तो वो लोग हमारा पैसा दिए। सर्विस हमने दिया तो पैसा यहाँ से आ सकता है। पैसा कहाँ कहाँ जा सकता है। कैश परचेस किया आपने तो पैसा जाएगा। कैश फ्लो में अक्सर पैसा जाता है तो माइनस करते हैं, माइनस को ब्रैकेट डालते हैं। ट्रेड पेबल, बिल्स पेबल क्रेडिटर ने हमारे पे ड्रॉ किया तो हमने उनको पे किया, बिल्स पे किया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पे किया, लाइट बिल वगैरह सैलरी पे किया, हाँ पैसा गया। इनकम टैक्स पे किया, और कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम रहेगा उसको अलग से शो करना। व्हाट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वो इधर नहीं लिखा हो। ये ऑपरेटिंग है जो पूरा 12 महीने जो बार बार होता है ऑपरेटिंग बेटा, वो नॉर्मल एक्टिविटी है। लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ ना एबनॉर्मल होगा। कोर्ट में केस किया था एक दुश्मन के खिलाफ, कॉम्पिटिटर के खिलाफ, हम जीत गए, पैसा मिला। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बार बार नहीं मिलेगा। तो जो कभी कभी मिलता है ना वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो अलग से को शो करना है। तो ऑपरेटिंग समझा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी डायरेक्ट मेथड समझ में आया। सर इनडायरेक्ट मेथड कैसा होता है ऑपरेटिंग में, दिखाता हूँ। इनडायरेक्ट मेथड में एक्चुअली कैश फ्लो चैप्टर पढ़ाया हूँ, ये थोड़ा ऐसे झलक है कि इनडायरेक्ट मेथड कैसे होते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में ना देखो दिखाई दे रहा है बेटा आपको, हम बीच में आते रहेंगे। हाँ रुक जाओ। ये देखो बेटा इनडायरेक्ट मेथड क्या होता है, अभी काम चलो समझो। जिसने कैश फ्लो पढ़ा ना उसको इजी लगेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ना बहुत सारे ना प्रॉफिट लॉस में हर चीज़ एक्सपेंस रहता है बरोबर, लेकिन कुछ चीज़ उसमें नकली रहता है, मतलब रियल में खर्चा नहीं हुआ। तो हम लोग ना ये सब आइटम वापस ऐड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस देखे हो ना, इमेजिन है प्रॉफिट लॉस देखे हो तुमने, तो प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे खर्चे लिखते हो। तो कुछ खर्चे कैश वाले लिखते हो, कुछ नॉन कैश वाले लिखते हो, मतलब उससे कैश मूवमेंट नहीं हुआ। तो वो जो जिससे कैश मूवमेंट नहीं हुआ, प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है बिजनेस में कितना कमाया, लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी चीज़ गलत लिखी हो आपने, इससे कैश मूवमेंट नहीं होता है, कैश ना आया ना गया। तो ये सब लिखने से प्रॉफिट हमारा कम हो गया, तो ये गलती को हम सुधारते हैं, वापस इसको ऐड करते हैं। मतलब ये डेबिट साइड है, दिखाई दे रहा है मेरे सर के पीछे। प्रॉफिट लॉस का जो डेबिट साइड है ये सब का सब हम ऐड करते हैं। क्या क्या ऐड करते हैं फटाफट रिपीट करता हूँ। डेप्रीशिएशन हम क्यों ऐड करते हैं वापस, बंद क्यों हो गया भैया जी। हाँ देखो मैं थोड़ा एक साइड आ जाता हूँ आपके लिए। देखो बेटा, हाँ सर क्या बोल रहे हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और क्रेडिट दिख रहा है। सबसे पहला लिखा जाता है, हेडिंग लिखा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्यों, देखो एग्जांपल प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस होता है तो लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और क्लोजिंग 6 लाख है। तो ओपनिंग 1 लाख था पहले से 1 लाख है, और ये साल एडलेस करने के बाद 6 लाख हो। तो सच बताओ कितना कमाए, दैट 6 लाख माइनस 1 लाख। आप ये मत बोलना मैं 6 लाख कमाए, क्योंकि 1 लाख तो पहले से उसके अंदर था ना, और 1 लाख में और कुछ एडलेस हुआ तब जाके 6 लाख हुआ। तो 1 लाख पहले का निकाल दो तो पता चलेगा इस साल कितना आप शो कर रहे हो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट एंड लॉस कैसे लिखना है, प्रॉफिट लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखना है। अब ये सब आइटम पूरा का पूरा ऐड करना है। क्या ऐड करना है देखो इधर फटाफट। तो मैं एक बार स्पीड में बता देता हूँ, ये कैश फ्लो में पढ़ा है मैंने, डिटेल में आप पढ़ लेना। डेप्रीसिएशन इसलिए ऐड करते हैं नॉन कैश है, तो डेप्रीसिएशन ये एक्सपेंस साइड है। खर्चा लिखने से प्रॉफिट कम होता है, तो गलती को हम सुधारेंगे, ऐड बैक डेप्रीसिएशन। गुडविल राइट ऑफ क्यों ऐड किया, क्योंकि गुडविल राइट ऑफ करने से कुछ कैश नहीं गया, नकली है, ऐड गुडविल राइट ऑफ। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट, मैंने 1 लाख का असेट 80,000 का बेचा तो 20,000 का लॉस हुआ। सच्ची का किधर लॉस हुआ, ना उससे कैश आया ना गया, तो ये वापस ऐड करो। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ से ऐड क्यों करते हैं, लोन अगर हमने किसी से लिया है तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, तो इधर क्या कर रहा है बाहर निकल, इसलिए ऐड करते हैं। लोन मैंने क्या बोला 3 ग्रुप होते हैं ना, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। ये प्रॉफिट एंड लॉस है ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन किधर से बीच में आया,
लोन फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है तो उसका ब्याज भी उधर ही आता है, मतलब जिधर बाप उधर बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, आप टैक्स के लिए प्रोविजन करते हो, सच्ची का पैसा नहीं गया किधर, ना आया ना गया, झूठ मूठ का है, वापस ऐड करो। ट्रांसफर टू जर्नलिज्म, अगर जर्नलिज्म में पैसा ट्रांसफर करते तो ना कुछ पैसा आया ना गया, वापस ऐड करो। इंटरिम डिविडेंड हम इक्विटी शेयर्स पे देते हैं, तो इक्विटी शेयर किधर आता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। इतना समझो बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ओ लिखा है ओ, हाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। तो तू इधर क्या कर रहा है, वापस ऐड करो, निकालो इसको। प्रपोज डिविडेंड भी इक्विटी शेयर पे देते हैं, वापस ऐड करो। तो समझा ऐड क्यों करते हैं, तो आ जाओ हम साइड में आ जाते हैं। और क्रेडिट में कुछ है जो भी कभी कभी होता है, ये बार बार नहीं होता है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट पे प्रॉफिट लिखने से प्रॉफिट बढ़ गया रहेगा, लेस करने का। इंटरेस्ट रिसीव्ड किस पे मिलता है, इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है, वापस लेस करेंगे। तो इतना समझो, प्रॉफिट लॉस का डेबिट आइटम जो गलत है वो ऐड करते हैं, जो क्रेडिट में जो गलत है वो लेस करेंगे, ठीक है। तो यही हम कैश फ्लो में लिखते हैं। देखो तो सबसे पहले लिखते हैं प्रॉफिट लॉस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ये देखो ऐड वाला आइटम सब लिखा, एडजस्टमेंट करना है, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, ट्रांसफर प्रोविजन टैक्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सब डेबिट आइटम मैंने ऐड कर दिया, समझा। और क्रेडिट आइटम लेस करने का मिला, यही लिखा है। फिर जो आंसर आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें ऐड लेस करते हैं, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। अब ये क्या होता है सर जी, तो सुनो उसका लॉजिक समझने के लिए। एग्जाम्पल, स्टॉक, आपके पास ओपनिंग स्टॉक 100 रुपीज़ का था, क्लोजिंग 20 था। एक 12 महीने में स्टॉक कम हो गया, कितना से कम हो गया, 80 से कम हो गया। अगर स्टॉक कम हो रहा है, एक आदमी के पास ना आईफोन का स्टॉक था, 1 लाख का 100 करोड़ का स्टॉक रखा था, साल का आखिरी को 20 करोड़ का स्टॉक रहेगा, मतलब 80 करोड़ का आईफोन उसका बिक गया रहेगा। अब बिक गया रहेगा तो पैसा मिला रहेगा उसको, तो उससे उसका कैश बढ़ गया रहेगा। तो अगर करंट एसेट्स कम होता है, करंट एसेट्स कम होता है तो कैश बढ़ता है। अगर आपका स्टॉक कम हो गया, इसका मतलब कैश बढ़ गया और बिक गया रहेगा। जब बिकेगा तो पैसा मिलता है, तो कैश बढ़ेगा। डेटर का भी सेम वही, 200 से 50 हो गया, 150 से कम हो गया, कैश बढ़ गया रहेगा। इसीलिए करंट एसेट्स अगर कम होएगा तो ऐड करते हैं। क्रेडिटर पहले 100 करोड़ था, 1 साल के बाद 300 करोड़ हो गया, मतलब क्रेडिटर बढ़ रहा है। इसका मतलब हमने क्रेडिटर को तड़पा रहे, पैसा नहीं दे रहे उनको, तो इसका मतलब हमारा कैश बढ़ रहा है, हमारा कैश बढ़ रहा है। आप एक ही याद रखो, लायबिलिटी वाला याद रखो। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो तुम भी ऐड कर देना। हाँ, क्या ऐड मतलब इंक्रीज ही होगा ना। तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होता है तो ऐड क्या करोगे, डिक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, लेस इंक्रीज इन करंट, उसका उल्टा नीचे लिखा है। और अलग से लेस करना टैक्स पेड। बेटा बिजनेस करोगे तभी तो टैक्स पे करोगे, तो टैक्स पेड ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लास्ट में लेस करना, जो आंसर आएगा। अगर आंसर प्लस में आएगा तो उसको बोलते हैं नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगर माइनस आएगा तो बोलते हैं नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट है, बस इतना, ठीक है। तो इनडायरेक्ट मेथड ये सब कराया हमने कैश फ्लो में। अभी जो हम आपको बताएंगे रिलेवेंट, उतना आप ध्यान दो, ठीक है। बाकी हम समझाते हैं आपको क्या ध्यान देना है। स्क्रीन दिख रहा है, हाँ। तो यहाँ तक समझाओ डायरेक्ट। तो इसका मतलब जो कैश फ्लो है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। ऑपरेटिंग में 2 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इन्वेस्टिंग में डायरेक्ट मेथड है और फाइनेंशियल में डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होता है। तो चलो आ जाओ, थोड़ा सा एक पढ़ते हैं फटाफट कि कैश फ्लो भैया जी है क्या चैप्टर। कैश फ्लो मिला, चलो। तो कैश फ्लो जो AS3 का है, कैश फ्लो जो AS3 का है, कैश फ्लो इसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लोग यूज़ करते हैं उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता है। इन्फॉर्मेशन टू द यूजर ऑफ द फाइनेंस स्टेटमेंट क्या बताता है, इनकमिंग एंड आउटगोइंग ऑफ कॉल, नहीं, कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, वो कैश फ्लो से मिलता है। दिस स्टेटमेंट समराइज द लायबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज जनरेट द कैश एंड यूटिलाइज द कैश। अभी नीचे आ जाओ, फीचर्स। अभी आपको बताया था गरम कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश मूवमेंट बताता है कि ऑपरेटिंग से कितना कमाए, इन्वेस्टिंग से कितना कमाए, फाइनेंशियल से कितना कमाए। तो 3 एक्टिविटीज होते हैं बेटा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी। 3 एक्टिविटीज होते हैं। और आ जाओ, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर ये पूछ सकते हैं कि बार बार बोलते हैं सम ऑफ
इस तरीके से नेट इंक्रीज डिक्रीज नीचे आ जाओ, ये देखो ये पढ़ते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट किसको बोलते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश तो समझता है नोट रोकड़ा, इट कंसिस्ट ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट। लेकिन कैश इक्विवेलेंट में क्या लेना है, इसमें ना ऐसा इन्वेस्टमेंट लेना जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ से भी कम है, मतलब 3 महीने के लिए हमने आपको पैसा दिया है, 3 महीने मेरा पैसा निकल जाएगा, इसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट। पढ़ो, इट कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म लिक्विड हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी लेस देन 3 मंथ है। मतलब मैंने अगर किसी को पैसा दिया है, बैंक को अगर किसको भी, और 3 महीने के अंदर अपना पैसा ले लूँगा, ज़्यादा लंबे टाइम के लिए नहीं रखा हूँ, तो अगर आपका पैसा 3 महीने में निकल जाएगा तो उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच कैन बी रीडली कन्वर्टेड इनटू कैश, क्योंकि मेरा कैश बहुत जल्दी मिल जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। अरे मेरे पास 10 करोड़ रुपए है और मेरे को ज़रूरत नहीं है 2 महीने के लिए, तो मैंने दे दिया किसी को विदाउट डिक्लाइन इन द वैल्यू। इन अदर वर्ड्स दिस इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड टू कैश विदाउट एनी रिस्क। विदाउट एनी रिस्क मतलब यहाँ कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए कि कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा, ऐसा कोई भी रिस्क नहीं रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। हाँ, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आता है। 3 एक्टिविटी समझा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंशियल। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या लेना है, हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ से भी कम रहता है। अब पढ़ाया था सर ने ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या लेना, तो एक बार रफली पढ़ लेते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या लिखना है हमें। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दिस इज द प्रिंसिपल रिव्यू, नहीं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी बता दें, 3 एक्टिविटी, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल बेटा जी। हाँ, तो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं बेटा जी ऑपरेटिंग, सुन रहे हो, ऑपरेटिंग अभी पढ़ने जा रहे हो। तो ऑपरेटिंग में क्या क्या आता है एक बार पढ़ लेते फिर प्रॉब्लम करेंगे। दिस इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू, मेन रेवेन्यू हमारा यहीं से आता है। दिस इज द प्रिंसिपल रेवेन्यू प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द इंटरप्राइज अदर देन, मतलब यहाँ से हम प्रोडक्शन करते हैं, तो ये प्रोडक्शन एक्टिविटी से जो आप गुड्स बना के बेचते हो और उससे कितना कमाए, उसी को बोलते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा तो क्या क्या एग्जाम्पल, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है एग्जाम्पल, कैश रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स रेंडरिंग ऑफ सर्विस, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी फीस कमीशन, कैश पेड टू सप्लायर, कैश पेड ऑन बिहाफ ऑफ द एम्प्लॉय को दिए। अब इन्वेस्टिंग में क्या आएगा सर जी, इन्वेस्टिंग में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हो फिक्स्ड और इन्वेस्टमेंट में, तो उसमें सब आता है, जैसे कि नीचे आओ, दिस एक्टिविटीज आर डिस्पोजल और लॉन्ग टर्म एंड इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इट इंक्लूड मेकिंग कलेक्शन। नीचे आ जाओ, मेन यहाँ नीचे एग्जाम्पल पढ़ लो, बस बात खत्म। एग्जाम्पल तो पहला है बेटा जी कैश पेड ऑन एक्वायरिंग, अगर आप एसेट्स परचेज करते हो, सुन रहे हो, अगर आप एसेट्स परचेज करते हो, एक्वायर, अरे यार हाईलाइट क्यों नहीं होता है, हाँ, परचेज टू एक्वायर फिक्स एसेट, अगर आप एसेट परचेज को, इट इंक्लूड इंटेंजिबल ऑल्सो, तो अगर आप एसेट परचेज करो तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो आप क्या चिल्लाओगे, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलोगे। अगर सर मैं एसेट बेचता रहेगा तो वो भी तभी भी वही चिल्लाने का, इन्वेस्टिंग ही चिल्लाने का, मतलब पैसा जा रहा है या पैसा आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दूसरा, अगर आप शेयर से डिबेंचर वगैरह खरीद रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी चिल्लाने का। द कैश पेमेंट टू एक्वायर शेयर्स, वारंट, डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलना। आप किधर भी इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलना। दूसरा, आपने वो शेयर डिबेंचर इन्वेस्टमेंट वो सब बेच दिया, हाँ, रिसिप्ट हुआ, डिस्पोजल मतलब बेच दिया, तभी भी इन्वेस्टिंग चिल्लाने का, समझा? यस सर। तो सर फाइनेंशियल तो ऑपरेटिंग समझ गया, इन्वेस्टिंग समझ गया, फाइनेंशियल तो फाइनेंशियल में क्या लेना है सर जी, फाइनेंशियल में ये हमारे फाइनेंसर है, माई बाप है। ऑल दिस एक्टिविटी रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड ओनर्स कैपिटल, बोरिंग फंड, इसमें क्या क्या आता है वो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि शेयर इशू किया, बायबैक किया, बायबैक मतलब अपने शेयर बायबैक करेंगे तो पैसा वापस कर देंगे, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इशू और डिबेंचर, लॉन्ग टर्म लोन लिया, डिविडेंड इंटरेस्ट पे किया, पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, आते हैं। तो कैश फ्लो 2 तरीके से होता है, ऑपरेटिंग का डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड। अब आते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट, सुन रहे, स्पेशल पॉइंट, ब्याज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर हो गया, 3 एक्टिविटी होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। सर ब्याज मिलेगा तो क्या करेंगे, तो सुनो ब्याज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नॉलेज। बोलते हैं अगर ब्याज मिल रहा है तुमको, आप पैसा इन्वेस्ट किया तभी तो ब्याज मिल रहा है, तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलेंगे। लेकिन याद आ रहा है मैंने अभी बताया था कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में शॉर्ट टर्म भी लिखते हैं, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अगर ब्याज मिला तो कहाँ लिखोगे, गुड पॉइंट, तो फिर ऑपरेटिंग में लिखने का। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखते हो
उसका अगर ब्याज मिलेगा तो ऑपरेटिंग में लिखना। मतलब आप जो इन्वेस्टमेंट किए हो उसका ब्याज मिले तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखे हो उसको तुम कहाँ लिखोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना। सर कभी कभी हम डेटर लोग से भी ब्याज लेते हैं तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ट्रेड रिसीवेबल वगैरह में ब्याज लेते, समय पर उन्होंने पैसा नहीं दिया, हमारा पैसा 3 महीना लेट दिया तो हम ब्याज लगाए, तो ब्याज के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपने इन्वेस्ट किया है, अच्छा और एक नॉलेज स्किल बता दूं, बैंक का मेन बिजनेस क्या होता है, इन्वेस्ट करना, तो फिर उनको जो ब्याज मिलेगा वो क्या, तो जिनका मेन बिजनेस ही वही रहता फिर उनके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रॉब्लम में करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेशियो 3 समझा, ऐसी बात कर लेते, कल इंटरेस्ट पेड किया रहेगा तो लोन और लोन के ऊपर देंगे तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, लेकिन अगर वर्किंग कैपिटल मतलब बिजनेस को चलाने के लिए हमने लोन लिया है, लाइट बिल भरने के लिए, सैलरी देने के लिए, खर्चा करने के लिए, रूटीन खर्चा करने के लिए वर्किंग कैपिटल लोन लिया है तो फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, क्योंकि बिजनेस को चलाने के लिए लिए हो। ऐसी डिविडेंड के बारे में बात कर लेते हैं। डिविडेंड तो नॉर्मली रिसीव्ड होता है, तो डिविडेंड रिसीव्ड होगा तो डिविडेंड रिसीव्ड किस पे मिलता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, मतलब फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है आप, आपका काम है फाइनेंस वगैरह करने का, तो आपको कुछ डिविडेंड मिला क्योंकि आपका काम ही है रात दिन इन्वेस्ट करने का, तो आपको अगर ब्याज मिल रहा है, ध्यान देना ये, हाँ ये बता रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। बैंक है, हम लोग बैंक है, हमारे पास करोड़ों रुपया है, हमने पैसा इन्वेस्ट किया, तो हम लोग फाइनेंशियल नहीं बोलेंगे, हमारा ना काम है, हमारा धंधा यही है, तो हम लोग कौन सा बोलेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। याद रहेगा बेटा जी, अगर आप फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखोगे डिविडेंड। अरे इनका बिजनेस ही यही है ना, इन्वेस्ट करना, रात दिन इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन हेलो माइक चेक, हाँ सुनो, तो जो बैंक वगैरह होते हैं उनका तो रात दिन यही काम है ना, लोगों से पैसा लेना, इन्वेस्ट कर, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखेंगे। लेकिन नॉर्मल अदर देन फाइनेंशियल इंटरप्राइज, अदर देन उनको छोड़ दो, फाइनेंशियल इंटरप्राइज को छोड़ दो, फिर उनका काम उनका इन्वेस्टिंग में आएगा, क्योंकि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, बार बार तो नहीं करते हो, तो आप जो पैसा इन्वेस्ट किया उसका ब्याज मिलेगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, मिला। ऐसी डिविडेंड पेड, डिविडेंड तो नॉर्मली शेयर से पे करते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्लासिफाइड एज फाइनेंशियल एक्टिविटी, हाँ क्योंकि वो फाइनेंसर है हमारे। कैश फ्लो फॉरेन करेंसी में, अगर कैश फ्लो फ्रॉम फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन्स होगा तो जो डिफरेंस रहेगा वो प्रॉफिट लॉस में अलग से शो करना है। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन में एक्सचेंज डिफरेंस होता है तो प्रॉफिट लॉस में सेपरेट शो करना है कि वो एक्सचेंज डिफरेंस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अनरियलाइज गेन को हम लोग कैश फ्लो में कभी नहीं लिखते हैं। और भी चीज़ कैश फ्लो में नहीं लिखते हैं, जैसे कि जो बार्टर एक्सचेंज होते हैं, असेट्स खरीदा उसके बदले में शेयर दिया, नॉन कैश ट्रांजेक्शन कैश फ्लो में नहीं आते हैं। डिबेंचर के शेयर्स के बदले शेयर्स कन्वर्ट करके दिया तो बार्टर एक्सचेंज हुआ, डिबेंचर दो शेयर्स लो, कैश फ्लो में नहीं आता है। कुछ चीज़ कैश फ्लो में नहीं आता, नॉलेज के लिए याद रखें, ठीक है। तो अभी हम लोग प्रॉब्लम करें बेटा जी, समय हो गया प्रॉब्लम करने का, रुको। पहले स्टडी मैटर क्वेश्चन कर लेते, देखते हैं क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ रहा है। स्टडी मैटर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। पहले स्टडी मैट क्वेश्चन करेंगे, सुनो मेरा स्टेप्स। पहले स्टडी मैट का सब क्वेश्चन कर लो, बाद में पास पेपर कर लो, बात खत्म, एग्जाम की तैयारी चालू कर दो। सो हेयर कम द क्वेश्चन नंबर 1। एक बड़ा सा क्वेश्चन है, लिस्ट है, आपको इस क्वेश्चन में क्या बताना है। टाइम में कितना हो गया भैया जी, हाँ 30 मिनट्स। सुनो आपको इसमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि कौन ऑपरेटिंग में है, कौन इन्वेस्टिंग में है, कौन फाइनेंशियल में है, कौन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। लेट अस स्टार्ट। मैं यहीं लिखूँ, चलेगा ना? हाँ सर। तो बताओ फटाफट, अगर आपने मशीनरी परचेज किया, आपके लिए लास्ट इमेजिनेशन बता देता हूँ। ये बैलेंस शीट है,
इधर पे लिखते हैं हम लोग फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट असेट, करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, बोरोड फंड। तो इसका पैसा आएगा जाएगा तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना, इसका पैसा आएगा जाएगा तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोलना, और इसका पैसा रहेगा तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलना। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल। लेट अस स्टार्ट। तो बेटा जी हमने मशीनरी परचेज किया, सोचो सोचो मशीन किधर आएगा। अभी मैं समरी बनाया ना, मशीन किधर आएगा बेटा जी। अब अगर हम मशीन परचेस किए तो मशीन तो इन्वेस्टिंग में आएगा ना, देखो ना इन्वेस्टिंग में असेट्स, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट से प्रोसीड फ्रॉम इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर इशू किया, इक्विटी शेयर इशू किया तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है। कैश सेल किया, हम जूता बना के बेचते हैं शूज, तो कैश सेल करते हैं, तो यही हमारा धंधा है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। जो आपका बिजनेस है उससे संबंधित कुछ आता है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, आपने लंबे समय के लिए लोन लिया तो कौन सा एक्टिविटी आएगा? आंसर सोचे सोचे, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन लिया है ना, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। मिला। नेक्स्ट, चेक कलेक्टेड, चेक मिला रे डेटर से पैसा मिला, चेक मिला, वो तो बार बार मिलता है, हर रोज मिलता है, हर महीने मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। कैश रिसीव ट्रेड पेबल, मतलब डेटर, क्रेडिटर, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी में होते हैं ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलना, हिंट दिया हूं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेडिंग कमीशन, बिजनेस करते हैं तो कमीशन मिलता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट किया और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। हमने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिया, पैसा वापस कर दिया, पैसा आया था तभी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना, जाएगा भी तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलना। आपने कैश परचेस किया, हम जूता बनाते हैं, नेपाल से लेदर खरीदे हैं, तो यही हम करते हैं रात दिन, ट्रक का ट्रक लेदर आता है, तो कैश परचेस किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेस ऑफ गुडविल, फिक्स एसेट्स के अंदर आता है ना, इंटेंजिबल भी उसी में आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश पेड टू सप्लायर, आपने सप्लायर को पैसा दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि हर महीने करते हो, पूरा 12 महीना करते हो, यही आपका धंधा है। इंट्रीम डिविडेंड पेड ऑन शेयर, साल का बीच में कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिविडेंड डिक्लेयर करती है, अगर कंपनी को अच्छा मुनाफा होगा तो कंपनी चाहती है आपको भी दें, तो इंट्रीम डिविडेंड पेड किया शेयर्स के ऊपर। शेयर्स किधर आता है? फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, तो डिविडेंड भी फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। वेजेस, सैलरी पूरा 12 महीना पे करते हो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। प्रोसीड ऑन सेल ऑफ पेटेंट, पेटेंट इंटेंजिबल एसेट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, भीख मांगे हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। ऑफिस का खर्चा पूरा 12 महीने होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मैन्युफैक्चरिंग खर्चा पूरा 12 महीने में होते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, क्वेश्चन में आंसर है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पेड, पूरा साल भर में सेल्स के ऊपर खर्चा करते हैं। ये जो टाइम्स ऑफ इंडिया कंपनी है, ये पूरा साल भर में पूरा हर रोज पेपर सप्लाई करते हैं, तो उनके पास ट्रक होता है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चा होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इनकम टैक्स पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि प्रॉफिट होगा तभी तो टैक्स पे कर रहे हो, डायरेक्ट टैक्स का बात कर रहे हैं, जो प्रॉफिट को पे करता है। डिविडेंड पेड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर किधर आता है? फाइनेंस, इन्वेस्टिंग के फाइनेंशियल एक्टिविटी। अंडरराइटर कमीशन किसके ऊपर पे करते हो? जब आपका शेयर्स कोई नहीं खरीदता तो अंडरराइटर आते हैं, बोलते हैं हम खरीदेंगे, तो अंडरराइटर को अगर आप कमीशन पे किए हो तो शेयर से संबंधित है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। बोलो समझा? फाइनेंशियल एक्टिविटी क्यों लिखा? अब दिमाग चलो, डबल है। रेंट पेड किया, भाड़ा पे किया, तो अब जो भाड़ा पे किए तो नॉर्मल, जैसा भी हमारे पास खुद का जगह नहीं तो हमने रेंट भाड़े पे जगह लिया, तो हर महीना हमें देना है, तो रेंट जो आप पे करोगे कौन सा एक्टिविटी में आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि यार आपको हर महीने भाड़ा देना है। ब्रोकरेज पेड ऑन परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो उसका ब्रोकरेज भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा।
बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक फाइनेंस का तरीका है, फाइनेंस का एक तरीका है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। कैश या क्रेडिट फाइनेंस का एक तरीका है, फाइनेंशियल एक्टिविटी, समझा। कैश क्रेडिट और बैंक ओडी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं लिखा है, शॉर्ट टर्म क्या लिखा है बेटा जी, डिपॉजिट लिखा है, तो आपने शॉर्ट टर्म के लिए डिपॉजिट किया है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। हाईली लिक्विड मार्केटेबल सिक्योरिटी विदाउट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू, हाईली लिक्विड है, मार्केटेबल है और चेंज नहीं होने वाला उसका मार्केट वैल्यू, तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, सीई लिखा। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, याद करो बेटा, इनकम टैक्स ये वाला एक्स वाला ऑपरेटिंग में लिए तो उसका रिफंड भी ऑपरेटिंग में ही लेना है। बोलो समझा इस क्वेश्चन नंबर 1 समझा, लेंथी, एक बार देख लो, वापिस सुन लेना सर ने क्या बोला है। मैं किसको देख के, देखो आंख में आंख डाल के पढ़ा है मैंने, देखो वहाँ ऊपर समरी बनाया ना, उसी को देख के मैंने पूरा किया है कि कौन ऑपरेटिंग में आता है, कौन इन्वेस्टिंग में आता है, कौन फाइनेंशियल में आता है। और एक चीज़, उस कैटेगरी के इंसान से संबंधित कोई भी चीज़ रहेगा तो आप उसको ऑपरेटिंग में बोलना, मतलब जहाँ बाप जैसा बाप वैसा बेटा, या जैसा बेटा वैसा बाप, तो वैसी है। इन्वेस्टमेंट और उसका ब्याज उधर ही लिखना है, डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट उधर ही लिखना है, प्रेफरेंस शेयर और उसका डिविडेंड उधर ही लिखना है, इक्विटी शेयर और उसका डिविडेंड उधर ही लिखना है, सेम जगह पे, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके बेटा, दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 2 दिख रहा है। तो सुनो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एक्स लिमिटेड परचेस ए डिबेंचर, पढ़ते हैं। एक्स लिमिटेड परचेस ए डिबेंचर और 10 लाख और वाई लिमिटेड विच आर रिडीमेबल विद इन 3 मंथ। क्या बोलता है, रिडीमेबल विद इन 3 मंथ। हाउ विल यू शो दिस आइटम इन AS3 वाइल पेपर द कैश फ्लो स्टेटमेंट। वो 3 महीने के अंदर रिडीम होने वाला है, आपने डिबेंचर परचेज किया, इन्वेस्टमेंट किया है, वो 3 महीने में मिल जाएगा आपका पैसा, तो कॉमन है। अगर कोई चीज़ 3 महीने में निकल जाता तो उसको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखते, बात खत्म। हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, तो उसको कहाँ शो करेंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिखेंगे। हाउएवर एक एक्स्ट्रा सजेशन दिया, हाउएवर अगर इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए करते हो तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाओ। क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी एज पर AS3 कैश फ्लो स्टेट, आपको क्लासीफाई करना है, तो चलो टिक मार्क करना है आपको बस। तो मेरे को बताओ, आपने इंटरेस्ट पेड किया, सोच समझ के बताना। इंटरेस्ट पेड किया फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, मतलब ये जो फाइनेंस करते हैं ना, बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये फाइनेंस करते हैं, तो इन्होंने ब्याज पे किया। नॉर्मल कंपनी अगर ब्याज किसके ओर पे करती है, डिबेंचर पे, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हो। लेकिन इनका तो धंधा ही यही है ना, रात दिन यही काम करते हैं, लोन लेते हैं, दूसरे को पैसा लेते हैं, दूसरे को देते हैं, तो इसी में ब्याज आता है, ब्याज जाता है, तो ब्याज का ही धंधा है इनका। तो जिनका धंधा ही वही है तो उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलना, समझा, क्योंकि वो फाइनेंशियल इंटरप्राइज है ना बेटा। नॉर्मल कंपनी होती थी ऐसा बोलेंगे, वो टाटा कंपनी ने ना डिबेंचर पे ब्याज पे किया, तब मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी बोल, क्योंकि टाटा कंपनी जो मोटर बनाती है, टाटा मोटर वाले कार बनाते हैं, वो लोग अगर ब्याज पे करते मैं फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलूँगा। लेकिन ये फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस है ना, इनका धंधा ही वही है, ब्याज देना। पब्लिक पैसा रखी तो ब्याज नहीं देंगे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझा। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी से हमें ब्याज मिला, अच्छे से पढ़ना, रिसीव्ड ब्याज, तो इसका मतलब आपने इन्वेस्ट किया तभी तो ब्याज मिला है, आपने इन्वेस्ट किया तभी तो ब्याज मिल रहा है। तो उसका ब्याज को तुम किधर लिखते हो, इन्वेस्टिंग में, तो उसका जो TDS रहेगा उसको भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखना, समझा। मैचिंग। तो TDS ऑन इंटरेस्ट रिसीव ऑन सब्सिडरी कंपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लिखें। नेक्स्ट, डिपॉजिट ऑन बैंक 2 साल तक रखे हो, तो ये तो लंबे समय के लिए रखे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिसीव्ड टू अस लॉस बाय मशीन बाय अंगार, आपका मशीन एक दिन जल गया था, उसमें लॉस हो गया, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिला। बेटा जी मशीन कौन सा एक्टिविटी,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ना, लेकिन लॉस का जो पैसा है बार बार तो नहीं मिलता है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कभी कभी, हर बार नहीं आग लगता है क्या? मौसम है क्या? हर बार होली आ रहा है, दिवाली आ रहा है, तो ये कभी कभी होता है, ये इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलते हैं। तो आप मशीनरी कौन सा एक्टिविटी में लिखते हैं? इन्वेस्टिंग में लिखते हैं। हाँ, इन्वेस्टिंग में लिखना, लेकिन बोल देना ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। क्या बोल देना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, समझा? अलग से लिखने का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा सा अलग से लिखने का। बैड डेट राइट ऑफ क्या है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, नॉन कैश है, नॉन कैश है, कैश फ्लो में नहीं आता है। बैड डेट राइट ऑफ किया तो डेटर कम होता है, प्रॉफिट लॉस में आता है, तो फिर डायरेक्ट मेथड में तो किधर भी नहीं शो होगा, इनडायरेक्ट मेथड रहेगा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ऐड बैक होता है। फिलहाल बैड डेट नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, समझा? नेक्स्ट, सो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब। सुनो, एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। चलो, इसको डायरेक्ट मेथड सॉल्व करना बहुत इजी, मजा आता है। 3 एक्टिविटीज होते हैं बेटा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, आपको ग्रुप बनाना है। ये ना 11th का क्वेश्चन है, 11th स्टैंडर्ड का। फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट, मिला क्या? फॉलोइंग इज द कैश फ्लो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ अल्फा लिमिटेड फॉर द 31 मार्च 2021। तो बताना कौन किधर आएगा, ये जो पैसा है किधर किधर से है? तो ओपनिंग कैश, ये तो ओपनिंग है, ये तो ओपनिंग है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, ओपनिंग है। शेयर इशू क्या बेटा? शेयर इशू है कौन सा एक्टिविटी? एक होता है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल, तो आंसर है फाइनेंशियल एक्टिविटी है। हाँ, क्या? फाइनेंशियल एक्टिविटी है। कलेक्शन ऑन ट्रेड रिसीवेबल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सेल ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पैसा आ रहा है इसीलिए हम इसको प्लस करेंगे। चलो ये साइड जाओ, क्रेडिट साइड, पैसा जा रहा है। अब आपको ये देखना है जो पैसा जा रहा है वो कौन सा एक्टिविटी है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग की फाइनेंशियल। तो पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल, क्रेडिटर को दिया तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा, सुन रहे हो? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। सैलरीज एंड वेजेस पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। पेमेंट ऑफ ओवरहेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेज किया, इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस होगा। सर माइनस क्यों बोल रहे? बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है। रिडम्पशन और डिबेंचर, डिबेंचर अगर रिडीम कर रहे हो तो पैसा बाहर जाएगा, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। एफए मतलब फाइनेंशियल एक्टिविटी। बैंक लोन वापस कर दिया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में माइनस होगा। टैक्स पे किया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। डिविडेंड किसके ओर पे करते हैं? शेयर्स पे करते हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी माइनस होगा। और ये क्लोजिंग कैश है, क्या है ये? क्लोजिंग, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा। ओके, चलो बनाते हैं और टैली हो जाएगा। तो हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट for the year ended 31st March 2021 as per cash flow statement as per direct method. Cash flow statement for the year ended 31st March 2013 31st March 2021 as per AS3 डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं। डायरेक्ट मेथड, कोई कैश बुक आपको दे देगा तो समझ आना डायरेक्ट मेथड से करना है। इस प्रश्न को डायरेक्ट मेथड से ही करना है। तो ऐसा क्वेश्चन सर आएगा एग्जाम में, जरूर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब मैं ज़्यादा प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा हूँ, तुम करो प्रेजेंटेशन। तो पहला हेडिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप फुल फॉर्म लिखो, मेरे से मत लिखो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ऑपरेटिंग का पहला रिसिप्ट लिखेंगे। तो ऑपरेटिंग का रिसिप्ट एक ही है, कलेक्शन ऑन ट्रेड रिसीवेबल। मिला क्या? तो सबसे पहला लिखेंगे कलेक्शन ऑन ट्रेड रिसीवेबल। कितना कलेक्शन हुआ? 350। एक काम करते, जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए मैं इसको 1000 में सॉल्व करता हूँ, कर सकते हैं, जल्दी जल्दी सॉल्व होगा। मैं 1000 में लिख रहा हूँ, भड़कना नहीं। रुपीस आर इन 1000।
तो मैं कितना सीधा सीधा 350 लिखूंगा, क्योंकि 3.5 लाख है ना। देखो ना, मैं 3 जीरो इग्नोर किया। आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटिंग का सब खर्चा लेस करेंगे। देखो ऊपर से पहला तो अमाउंट पेमेंट फॉर अकाउंट पेबल, पेबल मतलब अकाउंट पेबल, तो ये सब लेस होने वाला। अकाउंट पेबल को पे किया, अकाउंट पेबल कितना पे किया, 90, ब्रैकेट डालना है। नेक्स्ट 25 किसको पे किया, सैलरी पे किया। बड़ा जल्दी सॉल्व होता है, सैलरी पे किया। नेक्स्ट ओवरहेड पे किया 15,000, तो ओवरहेड पे किया 15,000। ओवरहेड इनडायरेक्ट खर्चे को ओवरहेड बोलते हैं। अब और कुछ नहीं, देखो ना ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये एडलेस होगा। रुक जाओ रुक जाओ, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट में, टैक्स पेड। हाँ 55,000 टैक्स पेड मिला क्या, ढूंढो। तो ये एडलेस करके हम बाहर आंसर निकालेंगे बाद में। अगला हेडिंग होता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ऑर्डर याद रखो, पहला ऑपरेटिंग लिखते हैं, बाद में इन्वेस्टिंग लिखते हैं। अब इन्वेस्टिंग का रिसिप्ट ढूंढ लो। ये मिला सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट 70, तो पैसा आया सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। चलो ये साइड। अब पेमेंट आ जाओ, पेमेंट क्या क्या है ये देखो ना। ये देखो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट खरीदा 4 लाख का, तो हम केवल 400 ही लिखेंगे। प्रॉपर्टी प्लांट और परचेस किया तो पैसा बाहर जाता है, तो परचेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट। ब्रैकेट क्यों डाला, समझा। कोई चीज़ परचेस करते हो तो पैसा कम होता है ना बिजनेस का, एडलेस बाद में करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हो गया फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब फुल फॉर्म लिखना प्लीज, हमारे से मत लिखना, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं ना, क्या तुम हमको पढ़ा रहे हो। अब आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी लिखेंगे। अब मैं वही सेम छाप दूंगा तो फिर मतलब नहीं ना, फिर आप बोलोगे भी यार सर समझाए नहीं कैसा करना है। फाइनेंशियल एक्टिविटी का रिसिप्ट कौन सा, देखो इशू ऑफ शेयर्स 5 लाख, तो लिखेंगे इशू ऑफ शेयर्स, क्या लिखेंगे, इशू ऑफ शेयर्स 500 शेयर इशू किया था। चलो अभी पैसा कहाँ गया, फाइनेंशियल एक्टिविटी में एफ ए ढूंढो। ये देखो डिबेंचर रिडीम किया था 50 का, तो पैसा बाहर गया। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 50 का। उसके बाद बैंक लोन वापस किया था 250 का, वो भी पैसा बाहर गया, तो लिखेंगे बैंक लोन रीपेड। बिजनेस में पैसा बाहर गया। बैंक लोन रिपेड के बाद और तो कुछ नहीं है। डिविडेंड पेड किया 1 लाख का, तो डिविडेंड पे किया था 1 लाख का, डिविडेंड पेड। बस हो गया, ऑलमोस्ट सब हो गया। अभी एडलेस करो तो ऑपरेटिंग का कितना आंसर आएगा, एडलेस करो। 350 माइनस 90 माइनस 25 माइनस 15 माइनस 55। एग्जाम ऐसा 1000 में कर सकते हो, टाइम कम है तो। 165 आंसर आउटर में आता है, इसको बोलेंगे। आप लिख देना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग का आंसर 400 माइनस 70, आंसर आता है 330। प्लस में आ रहा है, नहीं माइनस आ रहा है, इसको बोल देना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। यूज्ड इन, तूने मेरे को यूज़ किया। आ जाओ, 500 माइनस 50 माइनस 250 माइनस 100, इसका आंसर 100 आता है, प्लस में आता है। नेट आंसर क्या आता है, ऊपर का ऑपरेटिंग का आंसर 165 था, इसका 330 माइनस और इसका 100 प्लस, नेट आंसर आता है कितना आता है भाई साहब, 165 माइनस 330 और प्लस 100। 65 माइनस में आ रहा है, 65 जो माइनस में आता है, तीनों को एडलेस करने के बाद आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसको बोलेंगे नेट डिक्रीज इन कैश। क्या बोलेंगे, नेट डिक्रीज इन कैश। सर प्लस में आएगा तो नेट इंक्रीज बोलना। इसमें लिखते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। इसमें क्या क्या आएंगे, एक तो कैश और दूसरा बैंक आएंगे, और वो इन्वेस्टमेंट जिसका मैच्योरिटी 3 मंथ से भी कम है और रिस्क बिल्कुल नहीं है। तो कैश 10,000 है ओपनिंग और बैंक 70,000 है, तो कैश ओपनिंग 10,000 है, बैंक बैलेंस 70,000 है। अपन 1000 में लिख रहे, पाप हो जाएगा, तो केवल 10 और 70 लिखो, तो आंसर 80। ऐसी सेम लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड, एट द एंड उसमें क्या लिखेंगे, कैश और बैंक। तो कैश कितना लिखे, देखो क्लोजिंग 5 और 10, 5 और 10 15, जादू 65 में 80 ऐड करो 15 आंसर आता है। हो गया टैली, बोलो समझा। कैश फ्लो कंप्लीट, है कॉलम कंप्लीट कर देना। बोलो स्टूडेंट, हो गया समझा। तो कैश फ्लो बहुत इजी है यार। हाँ अब हम किए क्वेश्चन नंबर 4, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
हाँ बेटा 5 मिला। नंबर 5, चलो क्या पूछा इन्होंने, बोलता है प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है आपको, सुने सब नहीं बनाना है। क्रिएटिव फर्निशिंग लिमिटेड का बनाना है, तो ठीक है ना, केवल जो इन्वेस्टिंग में आएगा वही बताना है। तो इसमें एडलेस वाला कर लेते बेटा। प्लांट एक्वायर बाय इशू ऑफ डिबेंचर नहीं आएगा, क्योंकि बार्टर एक्सचेंज हो रहा है। कैश फ्लो में जो पैसा है ना, पैसा करती है वही आता है। क्लेम रिसीव्ड ऑन लॉस ऑफ प्लांट इन फायर, कौन सा एक्टिविटी हमें बनाना है, इन्वेस्टिंग, तो ये जरूर आएगा ना, क्योंकि क्लेम मिला है। लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसी को बोलते हैं, क्योंकि बार बार नहीं मिलेगा। हाँ क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ा हटके चीज़ है, बार बार आग नहीं लगता है। अनसिक्योर लोन गिवन टू सब्सिडरी, पैसा जा रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, बरोबर क्या, प्लस होगा कि माइनस होगा बेटा। अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो अनसिक्योर्ड लोन गिवन, बिजनेस से पैसा बाहर जा रहा है तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी, आपने पैसा इन्वेस्ट किया तभी तो ब्याज मिला, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया, भाई साहब ये किधर से बीच में, ये तो हमारा इसमें नहीं आएगा, तो फाइनेंशियल में आता है। टर्म लोन रिपे किया तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का आइटम है ना, ये हाँ कहाँ आ रहा है गलती से। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ पैसा इन्वेस्ट किया तो उसका ब्याज मिला, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस, और उसका टीडीएस भी उधर ही शो करेंगे, इसको ग्रॉस शो करेंगे और टीडीएस भी वहीं शो करेंगे। बुक वैल्यू ऑफ द प्लांट सोल्ड 84,000, इसमें लॉस बेचा तो सच्ची का पैसा कितना आया रहेगा, पैसा आया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, क्योंकि जब आप एसेट बेचोगे तो कितना पैसा आया, 84,000 का लॉस में बेचा, तो 84,000 माइनस 9,600, तो 74,400 आया होगा। 74,400 मिला होगा, वो इन्वेस्टिंग में प्लस होगा। तो अभी चलो प्रेजेंट करते हैं, तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम, केवल उतना ही पूछा है, 5 मार्क्स के लिए पूछे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाना है हमें, तो सबसे पहला क्या लिखेंगे, देखो लाइन से पढ़ते जाओ, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाद में लिखेंगे। तो पहला बताओ मेरे को, इंटरेस्ट ऑन, ये लिख दें, ये क्या था, अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू, पहला लिखो अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू सब्सिडरी को लोन दिया था 4,85,000। अगर बिजनेस में पैसा बाहर जा रहा है तो आप माइनस करेंगे ब्रैकेट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है तो ये तो पैसा आएगा तो प्लस करेंगे, तो लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट थोड़ा नीचे आओ, प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला तो 62,400 डिविडेंड रिसीव्ड, उसका एंट्री आता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, तो बैंक आता है ना पैसा, इन्वेस्टमेंट से क्रेडिट होता है प्री एक्विजिशन। डिविडेंड डिबेंचर नहीं आता, टर्म लोन नहीं आता। इंटरेस्ट रिसीव्ड जो आया है इसको आप ग्रॉस शो करोगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो मिला आपको उसको आप ग्रॉस शो करोगे, तो ग्रॉस कितना शो करेंगे, टीडीएस ऐड कर दो, तो 68,000 प्लस 8,200 76,200 आप लिखोगे। सुन रहे बेटा, 76,200 लिखोगे, उसका टीडीएस अलग से लिखोगे उसी के नीचे, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो कितना टीडीएस आपने पे किया है 8,200, वो लेस होगा। नेक्स्ट, बुक वैल्यू का के बारे में क्या ख्याल है, तो हमने सेल किया ना, सेल ऑफ प्लांट, तो प्लांट बेच के हमें कितना मिला 74,400, समझा। इसी को एडलेस करो पहले आप, तो कैल्शियम में पहला प्लस वाले को लिखो 82,500 प्लस 62,400 प्लस 76,200 और प्लस 74,400। अभी माइनस वाले को माइनस करो, माइनस 4,85,000 माइनस 8,200, आंसर आता है 1,97,000, है ना, करीबन 1,97,700। सर इसी के नीचे लिखो, हाँ चलो अलग से लिखते हैं, इसी के नीचे आंसर आता है
1,97,700। और याद आ रहा है एक आइटम अलग से लिखेंगे, एक्स्ट्रॉर्डनरी क्लेम रिसीव्ड ऑन मशीनरी लॉस्ट इन अंगार 49,600। तो लिखेंगे एक्स्ट्रॉर्डनरी को अलग से लिखना, वो किसी के अंदर भी हो सकता है, ऑपरेटिंग के अंदर हो सकता है, इन्वेस्टिंग में हो सकता है, फाइनेंशियल में हो सकता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वो ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम लॉस बाय फायर। तो कितना पैसा मिला, 49,600 प्लस होगा। तो इसका आंसर आएगा इन्वेस्टिंग का प्लस 49,600, आंसर आता है 1,48,100 माइनस में, क्योंकि ये माइनस में था ना, तो ये भी आंसर माइनस आ जाएगा, हो गया। इसी आंसर को बोलना नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, लिख लो, कॉलम बिलम आप बनाते बैठे। इस आंसर को क्या बोलोगे, नेट आंसर को बोल देंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सुने, इजी यार। नेक्स्ट 5 हो गया हमारा। स्टडी मैट का तो मैंने सब कर दिया शायद, हाँ भी हो गया। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। हाँ, ये पास्ट पेपर से क्वेश्चन जरा एक बार फटाफट कर ले। तो अभी तक हमने क्या किया, 5 किया, तो इस क्वेश्चन को लिख देंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6। May 16, क्लासीफाई द फॉलोइंग एक्टिविटी ऑफ द AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्लासीफाई करना, ठीक है। चलो फटाफट बताएं। इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल इंटरप्राइजेस, इनका तो धंधा ही यही है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंफर्म। डिविडेंड पे किया, डिविडेंड जो अगर पे करते हो तो शेयर्स वगैरह पे करते हो, कंफर्म कहाँ पे आएगा, फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। टैक्स डिडक्टेड सोर्स और इंटरेस्ट रिसीव्ड के ऊपर TDS है, तो जिधर बाप उधर बेटा, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर आता है, इन्वेस्टमेंट में आता है, तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना, उसका TDS भी इन्वेस्टिंग में लेना। क्लियर। डिपॉजिट विद बैंक 2 साल के लिए, ये तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट किया हो, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव टू लॉस बाय मशीनरी बाय फायर, आग लग गया तो उसका मशीनरी किधर आता है, इन्वेस्टिंग में आता है, लेकिन अलग से लिखने का, आप भी बताया था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से लिखने का, बस वहीं लिखने का, लेकिन अलग से लिखने का। ओके। बैड डेट राइट ऑफ किया, तो भाई साहब बैड डेट राइट ऑफ किया, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता है, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड में आता है, डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है। नॉट ए कैश फ्लो, कहाँ लिखोगे, इनडायरेक्ट मेथड में आता है, लिख देता हूँ, इनडायरेक्ट में आता है, इनडायरेक्ट मेथड में आते हैं, डायरेक्ट मेथड में नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, बैड डेट नॉन कैश लिखा तभी भी चलेगा। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्लासीफाई द फॉलोइंग, फिर से क्लासीफाई करना बड़ा मजा आता है। कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, जो हमारा बिजनेस है, जिससे हम बिजनेस करते हैं, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी कहाँ लेंगे बेटा जी, मार्केटेबल सिक्योरिटी, तो मार्केटेबल सिक्योरिटी हम लोग लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेते हैं। हाँ, कैश इक्विवेलेंट CE लिख दो। अब पूरा आंसर लिखना, आप मेरे से मत लिखना, कैश इक्विवेलेंट में आएगा। परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। प्रोसीड फ्रॉम लॉन्ग टर्म बोरिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी, बरोबर। वेजेस सैलरी पेड, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बैंक का ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारे फाइनेंसर है, तो फाइनेंशियल एक्टिविटी। परचेस ऑफ गुडविल, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरिम डिविडेंड शेयर्स पे किए हो, फाइनेंशियल एक्टिविटी। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट किए हो, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है ना। और अंडरराइटर कमीशन पे किया, फाइनेंशियल एक्टिविटी। वो केवल मार्केटेबल सिक्योरिटी बोलेगा और एकदम बिल्कुल रिस्क नहीं है, तो ही कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाओ सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये किया था 7, अब हम करें क्वेश्चन नंबर 8।
नवंबर 19 क्वेश्चन क्या बताना है इसमें, वही टिक मार्क करना है, बड़ा मजा आता है। तो प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देख रहे हो, केवल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बताना, आप भी किया था ना वैसी है। मशीनरी एक्वायर बाय इश्यू ऑफ शेयर्स ऑफ, ये बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, समझे क्या, बार्टर एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन आपको बनाना है, पहले टिक मार्क कर लेते बाद में बनाते हैं। क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस बाय मशीनरी इन अर्थक्वेक, भूकंप आया था, हमारा 2 आदमी लोग अंदर गए और ये बंद भी हो गया, धरती बंद भी हो गया, और हमारा एक मशीनरी भी गया, मशीन गया छोड़ो, 2 आदमी भी अंदर गया। तो क्लेम रिसीव फ्रॉम लॉस बाय मशीनरी, ये तो मशीनरी का है, आएगा, लेकिन ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कभी कभी होता है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लिख के रखा हूँ, अलग से शो करेंगे, जो कभी कभी होता है, भूकंप, आग लगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा पक्का। हाँ, ये कहाँ आएगा सर जी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं, किधर थे हम लोग, अनसिक्योर लोन गिवन टू एसोसिएट, अनसिक्योर लोन दिया, इन्वेस्ट किया, गिवन टू एसोसिएट ना, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा, प्लस कि प्लस की माइनस, आप दिए हो ना तो माइनस होगा, क्या होगा, माइनस ना बेटा, मैं भी तो यही बोल रहा था, माइनस। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम अस, रिसीव्ड हुआ तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा 70,000। इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट मिला क्या, नेक्स्ट प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम इन्वेस्टर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा। डिविडेंड डिबेंचर इंटरेस्ट पेड, ये कहाँ से बीच में है, टर्म लोन रिपे किया, ये कहाँ से बीच में है, बकवास बात देते हो बीच में, दूसरा घर का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ ये आएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, लेकिन ग्रॉस लिखेंगे और टीडीएस भी वहीं लिखेंगे, माइनस करेंगे। परचेसर डिबेंचर जिसका रिडीमेबल विद इन 3 मंथ होने वाला है, तो ये तो कैश इक्विवेलेंट में आएगा, इधर नहीं लेंगे, हाँ कैश इक्विवेलेंट में आता है, इधर नहीं आएगा। बुक वैल्यू द प्लांट मशीनरी सोल्ड 90,000, लॉस में बेचा, तो पैसा कितना आएगा, 90,000 माइनस 9,600, 80,400 आया होगा, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में प्लस होगा, 80,400 मिला। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, मैं साइड आ जाता है। अभी आप क्वेश्चन देखो ना, यही लिखता हूं, तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखेंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी छोड़ दो, ये वाला अनसिक्योर्ड लोन गिवन टू एसोसिएट, अनसिक्योर्ड लोन गिवन, अनसिक्योर्ड लोन दिया एसोसिएट को 5 लाख का, माइनस होगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव फ्रॉम एसोसिएट, इंटरेस्ट ऑन लोन रिसीव्ड फ्रॉम एसोसिएट, इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है 70,000, तो ये प्लस होगा। उसके बाद प्री एक्विजिशन डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड हुआ कितना, 52,600 का, प्लस होगा। डिबेंचर इंटरेस्ट पेड किया, नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ था इन्वेस्टमेंट पे, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे ब्याज मिला था, ग्रॉस लिखना है, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ग्रॉस, सुन रहे हो, घास नहीं ग्रॉस, तो ग्रॉस कितना 73,800 में 8,200 ऐड कर देना, 82,000 लिखेंगे, ब्याज मिला और टीडीएस हम में देना पड़ता है, तो टीडीएस लेस कर देंगे 8,200, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट हम पे करते हैं, सरकार को देना पड़ता है। तो परचेस ऑफ डिबेंचर वो कैश इक्विवेलेंट में आएगा। हाँ, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बेचा तो 80,400, इसको एडलेस करो पहले, तो कैल्शियम पहले प्लस वाले को लिखो, सुन रहे हैं, 70,000 प्लस 52,600 प्लस 82,000 प्लस 80,400 माइनस 8,200 माइनस 5 लाख, कितना डिफरेंस आता है, 70 लिखा, 52,600 हो गया, 5 लाख माइनस 82,000 प्लस 8,200 माइनस, हाँ इसको एडलेस करने के बाद एक आंसर आएगा, उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अलग से लिखना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अर्थक्वेक से मिला था, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस, क्लेम रिसीव्ड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या लिखोगे, क्लेम रिसीव्ड, तो क्लेम कितना मिला था 55,000, ये ऐड होगा, तो एडलेस करो, आपको फाइनल आंसर आना चाहिए। चलो
पहला प्लस वाले को लिखते हैं 70,000 प्लस 52, 70,000 में लिखता हूँ 70 प्लस 52.6 प्लस 82 प्लस 80.4 प्लस 55 माइनस 500 माइनस 8.2, आंसर आता है 168। फाइनल आंसर 1,68,200 आता है। ये आंसर माइनस में आता है तो इसको बोल देंगे कैश, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। समझा? आंसर हो गया बेटा। ये लो पूरा देख लो, खुश हो जाओ, नाराज क्यों होते? मिला? यस सर। तो अभी अपन करते हैं अगला क्वेश्चन। एक या क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया हमने। आते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लिया ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने जितना पढ़ा है बस उतना कर लेना, और कैश फ्लो में वापस एक बार देख नजर घुमा लेना। हेयर कम द लास्ट क्वेश्चन जो दिसंबर में आया था। अब इस प्रश्न में क्या पूछा है लोग ने, तो 2008 हो गए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 सुनो। दिसंबर 2021 का पेपर में से 5 मार्क्स के लिए फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट दिया हुआ है, ओपनिंग है, क्लोजिंग है, आपको पढ़ने आना चाहिए। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सिक्योरिटी एंड प्रॉफिट लॉस है। इक्विटी शेयर फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड 60,000 इक्विटी शेयर इशू किया था एट ए पार मशीनरी के बदली में, मतलब बार्टर एक्सचेंज किया बोलता है। बीच में हमने 60,000 का मशीन खरीदा, उसके बदले में 60,000 का इशू इक्विटी शेयर दिया था। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड 50,000 डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर। ठीक है। शो हाउ द रिलेवेंट आइटम विल अपेयर इन द कैश फ्लो AS3। तो सुनो ना, तो 3 एक्टिविटी हम लिखेंगे, मोटा मोटा 3 एक्टिविटी। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, आप प्रेजेंटेशन आप कर लेना। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी। आ जाओ, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ये बताओ, इक्विटी शेयर को पहले एनालाइज कर लेते हैं। देखो ऊपर इक्विटी शेयर्स को पढ़ने आना चाहिए। इक्विटी शेयर ओपनिंग 25 लाख है, क्रेडिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, ब्रॉड डाउन, और कैरिड डाउन है 35,60,000 बरोबर। हाँ सर, ये लोग बोल रहे कि 60,000 का शेयर इशू किया था, तो 60,000 का जो शेयर था मशीनरी के अगेंस्ट में इशू किया, तो उसका एंट्री आएगा मशीनरी टू इक्विटी शेयर 60,000। अब जब तुम इस अकाउंट को टैली करोगे डिफरेंस आएगा, इसका मतलब समझना इतना शेयर पब्लिक को इशू किया रहेगा। 35,60,000 माइनस 25,00,000 माइनस 60,000, मतलब बोलने का मतलब है हमारा 10 लाख का शेयर अपने पब्लिक को इशू किया रहेगा। सुन रहे हो? 10 लाख का शेयर पब्लिक को इशू किया तो पैसा आया रहेगा, तो लिखेंगे रुको कंट्रोल, शेयर इसका मतलब 10 लाख से बढ़ रहा है, और एक ये लड़का घर से भागा ना, तो लड़की भी भागी 2 घंटे के बाद, तो लिंक है इनका इनके साथ। तो अगर शेयर्स बढ़ रहा है और प्रीमियम भी बढ़ रहा है, देखो प्रीमियम भी बढ़ा, प्रीमियम पहले 5 लाख था, बाद में 550 हो गया। प्रीमियम कब बढ़ता है? शेयर इशू करने से होता है। तो इसका मतलब इसका लिंक है, इसका ना शेयर इशू एट ए प्रीमियम। क्या लिखोगे? कौन सा एक्टिविटी? फाइनेंशियल लिखेंगे, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स एट ए प्रीमियम। तो 10 लाख का शेयर्स इशू किया और 5 लाख रुपए प्रीमियम बढ़ गया, तो इसका मतलब पब्लिक से पैसा कितना लिया होगा हमने? 15 लाख रुपए पैसा आया। समझा? 15 लाख कैसा आया? 50,000 है क्या? अच्छा, प्रीमियम 50,000 से बढ़ा, हमको लगा 5 लाख से बढ़ा। तो पैसा कितना रहेगा? 10,50,000 बोलो। समझा? यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो नीचे प्रेफरेंस शेयर को पढ़ने आना चाहिए। प्रेफरेंस शेयर पहले 7 लाख था, बाद में 6 लाख हो गया, तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम हुआ रहेगा 1 लाख का, द गैप। तो लिखेंगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख का। 1 लाख का क्या हुआ रहेगा? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट डाल देना, बोल देना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। नेक्स्ट, सिक्योरिटी में हो गया। प्रॉफिट लॉस कैसे लिखते हैं? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखते हैं, तो 28 माइनस 20 लिखेंगे, तो ऑपरेटिंग में लिखेंगे। डायरेक्ट मेथड है क्या? इनडायरेक्ट मेथड है। तो क्लोजिंग है 28 लाख, 28 लाख माइनस 20 लाख, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है, तो कितना डिफरेंस आता है? 8 लाख का। ठीक है। और वो बोलता है कि प्रॉफिट लॉस इंक्लूड डिविडेंड, तो इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूड है, तो लेसर डिविडेंड यहाँ से निकाल देंगे।
डिविडेंड यहाँ से निकाल देंगे इसमें से, तो डिविडेंड इंक्लूड डिविडेंड रिसीव्ड, इसके अंदर डिविडेंड इंक्लूड है। तो कितना डिविडेंड इंक्लूड है? 50,000, तो 50,000 लेस करते हैं। तो इसका मतलब सच्ची का प्रॉफिट कितना रहेगा और मेहनत का, क्योंकि डिविडेंड तो कहीं और आता है, हम आपको ये बोल रहे हैं। क्यों लेस कर रहा हूँ, कारण बताता हूँ। तो ये इसके अंदर ना डिविडेंड इंक्लूड है, तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो 8,50,000, तो 7,50,000 हमारा प्रॉफिट रहा होगा मेहनत का बिजनेस से। और जो 50,000 है वो डिविडेंड रिसीव्ड कहाँ आएगा? फाइनेंशियल एक्टिविटी में आएगा। किसका डिविडेंड मिला है? डिविडेंड रिसीव्ड बोला है ना। हाँ, तो ये जो डिविडेंड मिला होगा, याद है डेबिट आइटम ऐड करते, क्रेडिट आइटम लेस करते, तो क्रेडिट आइटम है ना, इसीलिए लेस किया। ये लेस होके यहाँ पे आता है, अपना घर पे आता है, लिखेंगे डिविडेंड रिसीव्ड। कितना? 50,000। ये अकेला ये बेचारे ज़िंदगी में। तो ऑलमोस्ट सबका आंसर एडलेस मत करो, क्योंकि टैली नहीं होगा, एक झलक दिखाने बोला। तो ऑपरेटिंग का आंसर आता है 7.5 लाख, इन्वेस्टिंग का 50 और फाइनेंशियल का दोनों प्लस करके आएगा, एडलेस करके आएगा। समझा? तो कितना आता है फाइनेंशियल का आंसर? दैट 10,50,000 माइनस 1 लाख, आंसर आता है 9,50,000। बोलो समझा? एक्चुअली आउटर कॉलम में आना चाहिए, मेरे पास जगह नहीं था, मैं उसी में लिख दिया। तो एज्यूम करता हूँ कैश फ्लो समझ में आया जो सर ने पढ़ाया है। और 9 क्वेश्चन हमने किया, और क्वेश्चन तो नहीं है, ख़त्म हो गया। और भी रहेगा तो बाद में मैं आपको सेंड करूँगा। व्हाट्सएप मुझे रिप्लाई ज़रूर देना कि कैसा लगा लेक्चर। ठीक है, चलो बाय बाय।